कहानी की शुरुआत शंघाई जा रही एक पैसेंजर फ्लाइट से होती है, लेकिन जब यह फ्लाइट पैसिफिक ओशन के ऊपर उड़ रही होती है तभी अचानक उसके कार्गो वाले हिस्से में आग लग जाती है। कुछ ही पलों में 280 लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है और पूरा प्लेन हजारों मीटर की ऊंचाई से गहरे समुद्र की तरफ गिरने लगता है। लेकिन प्लेन का क्रैश होना इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा नहीं था। असली खौफ तो उसके बाद शुरू होता है। चारों तरफ खतरनाक शार्क, समुद्र के अंदर छिपी नुकीली चट्टानें और हर मिनट पानी में डूबता हुआ प्लेन का मलबा। जो लोग बच जाते हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए बार बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो किसी का भी दिल तोड़ सकते हैं। इस पूरे हादसे की शुरुआत एक बहुत छोटी सी गलती से हुई थी। फ्लाइट उड़ने से पहले एक लड़का जिसका नाम केविन था अपने टैबलेट का इस्तेमाल कर रहा था। तभी उसके टैबलेट की बैटरी खत्म हो जाती है। वह अपना पावर बैंक निकालता है और एक पुरानी लगभग टूटी हुई चार्जिंग केबल से टैबलेट चार्ज करने लगता है, लेकिन वह केबल बार बार करंट मार रही थी। केविन को खुद भी कई बार झटका लगता है। उसे डर लगने लगता है, इसलिए वह पावर बैंक और केबल को हाथ में रखने की बजाय सीधे अपने सूटकेस के अंदर रख देता है। यह गलती एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेकिंग के समय आसानी से पकड़ी जा सकती थी, लेकिन उस वक्त सिक्योरिटी पर बैठा कर्मचारी अपना मोबाइल चलाने में इतना बिजी था कि मशीन की स्क्रीन पर आया खतरे का अलर्ट उसने देखा ही नहीं। इसी वजह से केविन का सामान बिना रोके सीधे प्लेन के कार्गो सेक्शन में भेज दिया जाता है। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही छोटी सी लापरवाही कुछ ही घंटों बाद सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। अब कहानी के असली हीरो जैक की एंट्री होती है, जो इस फ्लाइट का को पायलट है। जैक पहले एयरफोर्स में पायलट था, लेकिन उसने अपने एक भ्रष्ट सीनियर ऑफिसर की पिटाई कर दी थी। इसी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब घर चलाने के लिए वह मजबूरी में एक छोटी एयरलाइन में को पायलट की नौकरी कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद फ्लाइट पैसिफिक ओशन के ऊपर पहुंच जाती है। प्लेन में मौजूद ई स्पोर्ट्स टीम की खिलाड़ी लीसा काफी देर से हिम्मत जुटा रही थी ताकि वह सैम को अपने दिल की बात बता सके। वह मुस्कुराकर उससे कहती है, तुम इतने बहादुर बनते हो, फिर मेरी लिखी हुई चिट्ठी पढ़ने से क्यों डर रहे हो? सैम थोड़ा शर्माते हुए जवाब देता है, मैं क्यों डरूंगा? लेकिन इतना कहकर वह वहां से उठता है और सीधे वॉशरूम में चला जाता है। असल में वह अकेले में आराम से लीसा की चिट्ठी पढ़ना चाहता था। उसी समय फ्लाइट में सफर कर रहा एक पति पत्नी भी एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। दोनों की दूसरी शादी हुई थी और पति अपनी बेटी की वजह से थोड़ा झिझक रहा था, इसीलिए दोनों फैसला करते हैं कि वॉशरूम में चले जाते हैं ताकि किसी को पता भी न चले। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसी समय मौत उनकी तरफ बढ़ रही थी। प्लेन के कार्गो वाले हिस्से में केविन के सूटकेस के अंदर रखी खराब चार्जिंग केबल लगातार स्पार्क कर रही थी। धीरे धीरे उसकी गर्मी से आसपास रखे कपड़ों में छोटे छोटे छेद होने लगे। अगले ही पल वहां से धुआं निकलना शुरू हो गया और कुछ ही सेकंड में आग भड़क उठी। उसी समय कॉकपिट में बैठे को पायलट जैक और कैप्टन रिचर्ड को तुरंत आग लगने का अलर्ट मिल जाता है। दोनों बिना एक सेकंड गंवाए फायर सप्रेशन सिस्टम चालू कर देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसी वक्त प्लेन का ऑटोमेटिक आग बुझाने वाला सिस्टम खराब हो जाता है और काम ही नहीं करता। हालात बिगड़ते देख जैक तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करता है और बताता है कि उनके प्लेन में आग लग गई है, इसलिए उन्हें तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। उधर एयर ट्रैफिक कंट्रोल उन्हें करीब 400 समुद्री मील दूर मौजूद एक द्वीप की तरफ जाने का रास्ता बताता है। लेकिन उसी दौरान जैक और रिचर्ड को यह भी पता चल जाता है कि ऑटोमेटिक फायर सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। वे तुरंत केबिन क्रू को कार्गो सेक्शन में आग बुझाने के लिए भेजते हैं, लेकिन जब क्रू वहां पहुंचता है तब तक आग इतनी ज्यादा फैल चुकी होती है कि उनके हाथ में मौजूद छोटे छोटे फायर एक्सटिंग्विशर उसके सामने बिल्कुल बेकार लगते हैं। तभी अचानक प्लेन बहुत जोर से हिलता है। ये झटका इतना तेज होता है कि पूरे प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है। कार्गो वाले हिस्से में हुए नुकसान की वजह से प्लेन के अंदर और बाहर के प्रेशर में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। अगले ही पल इतनी तेज खींचने वाली हवा चलती है कि केबिन के अंदर रखा सामान इधर उधर उड़ने लगता है। कई यात्री अपनी सीटों से उछल जाते हैं और कई लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। कैप्टन रिचर्ड तुरंत फैसला लेते हैं कि प्लेन को नीचे लाना होगा, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। कई यात्रियों ने समय रहते ऑक्सीजन मास्क पहन लिए थे, लेकिन उस तेज हवा के दबाव से ऊपर वाले लगेज कंपार्टमेंट अपने आप खुल जाते हैं। अंदर रखा भारी सामान धड़ाधड़ नीचे गिरने लगता है और कई यात्रियों के सिर और शरीर पर आकर लगता है। पूरे केबिन में चीख पुकार मच जाती है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसी समय कार्गो सेक्शन के अंदर टूटा हुआ हिस्सा तेज हवा के दबाव से लगातार हिल रहा था। वहां रखा भारी सामान बार बार प्लेन की दीवारों से टकरा रहा था। हर टक्कर के साथ प्लेन की हालत और खराब होती जा रही थी। आखिरकार एक इंजन का बड़ा टूटा हुआ हिस्सा उड़कर प्लेन के बीच वाले हिस्से से जोर से टकराता है और वहां एक बड़ा छेद हो जाता है। इसके बाद वह तय करते हैं कि अब प्लेन को सीधे समुद्र के ऊपर उतारना होगा।
अब दोनों पायलट पूरी ताकत से प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। रिचर्ड प्लेन को समुद्र की लहरों के बिल्कुल बराबर रखने की कोशिश करते हैं ताकि टक्कर का असर थोड़ा कम हो सके। वह धीरे धीरे प्लेन का अगला हिस्सा ऊपर रखते हैं और पीछे वाला हिस्सा नीचे लाते हैं। कॉकपिट में लगातार ऊंचाई की आवाज सुनाई दे रही थी, 300 फीट, 200 फीट, 100 फीट, और अगले ही पल करीब 170 नॉट्स की स्पीड से प्लेन जोरदार धमाके के साथ समुद्र की सतह से टकरा जाता है। लेकिन टक्कर के तुरंत बाद रिचर्ड की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस जगह उन्होंने प्लेन उतारा था वहां पानी के ठीक नीचे समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी चट्टानें और पहाड़ जैसे उभरे हुए हिस्से थे। प्लेन उनसे टकराने लगता है और एक बार फिर अंदर बैठे सभी लोग बुरी तरह उछल जाते हैं। जो लोग पहली टक्कर से बच गए थे वे भी अब फिर से घायल हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब बचे हुए लोगों को होश आता है तो उनके सामने का नजारा किसी डरावने सपने से कम नहीं था। पूरा प्लेन कई टुकड़ों में टूट चुका था। सबसे आगे वाला हिस्सा यानी कॉकपिट प्लेन के बाकी हिस्से से अलग हो चुका था। प्लेन का अगला हिस्सा और बीच वाला हिस्सा किसी तरह पानी पर तैर रहे थे, लेकिन पीछे वाला हिस्सा पूरी तरह गायब था। किसी को नहीं पता था कि वह कहां डूब गया। फ्लाइट अटेंडेंट जोई, जो इस हादसे में बच गई थी, सबसे पहले पास बैठी छोटी बच्ची क्लारा को संभालती है। उसे शांत कराने के बाद वह तुरंत कॉकपिट की तरफ दौड़ती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि कैप्टन रिचर्ड की टांग कॉकपिट के टूटे हुए हिस्से में बुरी तरह फंस चुकी है। जैक और जोई तुरंत एक इमरजेंसी कुल्हाड़ी उठाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह रिचर्ड को बाहर निकाल लें, लेकिन काफी देर तक मेहनत करने के बाद भी वे उनकी टांग को 1 इंच भी नहीं हिला पाते। तभी उन्हें एक और खौफनाक बात का एहसास होता है। कॉकपिट का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी के अंदर जा चुका था और सामने का शीशा कभी भी टूट सकता था। अगर शीशा टूट जाता तो कुछ ही सेकंड में पूरा कॉकपिट पानी से भर जाता। रिचर्ड समझ चुके थे कि अब उन्हें बचाना लगभग नामुमकिन है, इसलिए वह जैक को सख्त आवाज में आदेश देते हैं कि वह उन्हें छोड़कर तुरंत बाहर चला जाए। जैक ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। जाते जाते रिचर्ड उन्हें एक आखिरी बात याद दिलाते हैं। वह कहते हैं कि प्लेन के बीच वाले हिस्से में जाकर इमरजेंसी लोकेटर बीकन तुरंत चालू कर दो। वही एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से रेस्क्यू टीम उनकी लोकेशन पता कर पाएगी। जैक भारी मन से कॉकपिट से बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है उसके सामने ऐसा मंजर होता है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चारों तरफ घायल लोग, टूटे हुए प्लेन के टुकड़े और मदद के लिए चिल्लाते हुए यात्री। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जहन्नुम यहीं उतर आया हो। उधर कॉकपिट के अंदर अकेले फंसे रिचर्ड अपनी जेब से अपनी पत्नी और बच्चे की फोटो निकालते हैं। वह उसे देखते हुए धीरे धीरे एक गाना गुनगुनाने लगते हैं। तभी अचानक कॉकपिट का सामने वाला शीशा टूट जाता है और तेजी से समुद्र का पानी अंदर भरने लगता है। जैसे ही कॉकपिट का शीशा टूटता है समुद्र का तेज पानी कुछ ही सेकंड में अंदर भरने लगता है। बाहर खड़े जैक को तुरंत समझ आ जाता है कि अब प्लेन का अगला हिस्सा किसी भी पल पूरी तरह पानी में डूब जाएगा। अगर उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचानी है तो दुख मनाने का समय नहीं है। उन्हें तुरंत प्लेन के बीच वाले हिस्से तक पहुंचकर इमरजेंसी लोकेटर बीकन चालू करना होगा ताकि रेस्क्यू टीम उनकी सही जगह पता कर सके। उसी समय वहां मौजूद पेनी, जो पहले कई बार स्विमिंग चैंपियन रह चुकी थी, खुद आगे आती है। वह कहती है कि वह तैरकर जाकर बीकन चालू कर सकती है। समय बहुत कम था, इसलिए जल्दी पहुंचने के लिए वह सेफ्टी फ्लोट का इस्तेमाल भी नहीं करती और बिना कुछ सोचे सीधे समुद्र में छलांग लगा देती है। सबकी नजरें उसी पर टिकी हुई थी, लेकिन कुछ सेकंड बाद क्लारा अचानक घबरा कर कहती है, वो सामने जो तैर रही थी अचानक दिखाई क्यों नहीं दे रही। क्लारा की बात सुनते ही जैक का चेहरा उड़ जाता है। उसकी नजर दूर पानी में जाती है और उसे साफ दिखाई देता है कि वहां एक बड़ी शार्क घूम रही है। लेकिन पेनी को अभी तक कुछ भी पता नहीं था। उसे लगा कि किनारे खड़े लोग उसे हौसला बढ़ाने के लिए चिल्ला रहे हैं। वह लगातार आगे तैरती जाती है। जैक एक पल भी बर्बाद नहीं करता। वह जल्दी से एक लाइफ राफ्ट तैयार करता है, क्लारा को एक लाइफ रिंग पहनाता है और दोनों तुरंत पेनी की तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर पानी के अंदर शार्क धीरे धीरे पेनी की ओर करीब आती जा रही थी। तभी पेनी को भी एहसास होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वह पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब जैक और क्लारा किसी तरह उसके पास पहुंचते हैं तब तक वहां का साफ नीला पानी गहरे लाल रंग में बदल चुका था। पेनी का कोई निशान नहीं बचा था। इसी बीच प्लेन के बीच वाले हिस्से में फंसे बाकी लोगों को भी होश आने लगता है। जैसे ही वे चारों तरफ देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। टूटा हुआ प्लेन किसी तरह समुद्र के ऊपर अटका हुआ था। घबराहट में सभी लोग टूटे हुए हिस्से के पास एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन उनका पूरा वजन एक ही जगह पड़ने की वजह से नीचे मौजूद कोरल रीफ खिसकने लगती है। पूरा मलबा अचानक हिल जाता है और एक महिला फिसलकर पानी में गिर जाती है। अच्छी बात यह रहती है कि बाकी लोग तुरंत उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बड़ी मुश्किल से उसे वापस ऊपर खींच लेते हैं।
ये देखकर सैम जोर से सबको समझाता है कि अगर सब लोग एक ही तरफ खड़े रहेंगे तो पूरा हिस्सा पलट सकता है, इसलिए सभी को धीरे धीरे पीछे हटकर अपना वजन बराबर करना होगा। कुछ लोग उसकी बात मानने लगते हैं, लेकिन किसी का ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि पानी के अंदर शार्क अभी भी उनके आसपास घूम रही है। तभी अचानक लीसा पूरी ताकत लगाकर तैरते हुए वापस प्लेन के पास पहुंच जाती है। वह किसी तरह बचकर लौट आई थी, लेकिन उसके वापस आते ही एक आदमी अचानक पानी में खींच जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक शार्क उसे पकड़कर नीचे ले जाती है। पास खड़ा दूसरा आदमी उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ता है, लेकिन यह शार्क का इलाका था। कुछ ही सेकंड में वह भी शार्क का शिकार बन जाता है। दोनों की वहीं मौत हो जाती है। अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर उनका छोटा बेटा लियो पूरी तरह टूट जाता है। गुस्से में वह सीधे सैम पर हमला कर देता है। उसे लगता है कि अगर सैम सबको पीछे हटने के लिए नहीं कहता तो उसके पिता की जान नहीं जाती। देखते ही देखते वहां अफरा तफरी मच जाती है। लोग एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। तभी जैक वहां पहुंच जाता है और किसी तरह सबको शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी केविन गुस्से में जैक पर ही चिल्लाने लगता है। वह कहता है, अगर तुम्हारा बेकार प्लेन क्रैश नहीं होता तो आज हम इस हालत में नहीं होते। जैक गुस्सा करने की बजाय सबको शांत करते हुए सिर्फ इतना कहता है, हम अभी भी जिंदा हैं, यही सबसे बड़ी बात है। इस प्लेन में कुल 280 लोग थे, लेकिन अब शायद सिर्फ 20 से थोड़ा ज्यादा लोग ही बचे हैं, इसलिए अभी लड़ने का नहीं, एक दूसरे की जान बचाने का समय है। जैक की बात सुनकर माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। उसके कहने पर सभी लोग मिलकर अपने आप फूलने वाले लाइफ राफ्ट पानी में उतारने लगते हैं। हर किसी की बस यही कोशिश थी कि जितने ज्यादा लोग बच सकें उतना अच्छा हो। उधर जैक बिना समय गंवाए प्लेन के बीच वाले हिस्से की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसे हर हाल में इमरजेंसी लोकेटर बीकन चालू करना था। अगर वह चालू हो जाता तो रेस्क्यू टीम उनकी लोकेशन आसानी से ढूंढ सकती थी। लेकिन तभी जैक की नजर क्लारा पर पड़ती है। वह चुपचाप प्लेन के पीछे वाले टूटे हुए हिस्से की तरफ जा रही थी। जैक तुरंत समझ जाता है कि क्लारा अपने पापा को ढूंढने निकली है, वही पापा जो हादसे से पहले अपनी पत्नी के साथ वॉशरूम गए थे। जैक को एहसास हो जाता है कि अगर क्लारा वहां तक पहुंच गई तो उसकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए वह बिना देर किए अपने हाथ में पकड़ा लोकेटर बीकन पास खड़े केविन को दे देता है और उससे कहता है कि इसे तुरंत चालू कर देना। इतना कहकर जैक तेजी से क्लारा के पीछे भागता है। वह समय रहते क्लारा को पकड़कर वापस ले आता है, लेकिन उसी पल एक और बड़ी मुसीबत आ जाती है। लोगों का वजन बदलने की वजह से प्लेन का टूटा हुआ हिस्सा अपना संतुलन खो देता है और पूरा मलबा तेजी से नीचे की तरफ झुकने लगता है। अचानक आए इस झटके से केविन का संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीधे पानी में गिर जाता है। गिरते समय उसके हाथ से लोकेटर बीकन भी छूट जाता है और सीधा समुद्र में डूब जाता है। केविन किसी तरह खुद को संभालकर वापस लाइफ राफ्ट तक पहुंच जाता है, लेकिन वह जरूरी मशीन हमेशा के लिए समुद्र में खो चुकी थी। काफी मुश्किल के बाद सभी बचे हुए लोग लाइफ राफ्ट पर चढ़ जाते हैं। जैसे ही सब लोग सुरक्षित बैठते हैं, जैक सबसे पहला सवाल यही पूछता है, लोकेटर बीकन कहाँ है? केविन घबराते हुए बताता है कि वह पानी में गिर गया। ये सुनते ही जैक के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब उनके पास दुनिया को अपनी लोकेशन बताने का कोई तरीका नहीं बचा था। लेकिन तभी दूर आसमान में उड़ता हुआ एक प्लेन दिखाई देता है। उसे देखते ही सभी लोगों के अंदर उम्मीद की एक नई किरण जाग जाती है। हर कोई जोर जोर से हाथ हिलाने लगता है। कुछ लोग चिल्लाते हैं, कुछ अपनी जैकेट हवा में घुमाने लगते हैं ताकि ऊपर से गुजर रहा प्लेन उन्हें देख सके। लेकिन कुछ ही पलों बाद वह प्लेन बिना रुके सीधा आगे निकल जाता है। बाकी लोग पूरी तरह निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद किसी ने उन्हें देखा ही नहीं। लेकिन जैक अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ता। वह सबको समझाता है, इतना बड़ा प्लेन क्रैश हुआ है, चारों तरफ इतना मलबा फैला हुआ है कि ऊपर से इसे न देख पाना लगभग नामुमकिन है। मुझे पूरा भरोसा है कि उन्होंने हमें देख लिया होगा। अब हमें सिर्फ शांत रहकर रेस्क्यू का इंतजार करना है। जैक की बात सच साबित होती है। ऊपर से गुजरे उस प्लेन के पायलट तुरंत गुआम में मौजूद अमेरिकी सेना को इस हादसे की जानकारी दे देते हैं और उनकी सही लोकेशन भी भेज देते हैं। खबर मिलते ही एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर तुरंत उड़ान भर देता है। उसी दौरान उन्हें पास में एक चीनी डीप सी फिशिंग शिप भी दिखाई देती है। सेना तुरंत उस जहाज से संपर्क करके उसे भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल होने के लिए कहती है। इधर लाइफ राफ्ट पर बैठे सैम की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। मौत को इतनी करीब से देखने के बाद उसे एहसास हो जाता है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। वह मन ही मन फैसला करता है कि अगर वह इस हादसे से बच गया तो सबसे पहले लीसा से अपने दिल की बात कह देगा। अब उसे किसी नियम, किसी डर या किसी झिझक की परवाह नहीं थी। उसी समय छोटी क्लारा
धीरे से जैक के पास बैठती है और उसे बताती है कि उसके पापा हमेशा उससे कहते थे कि उसे अपने सौतेले छोटे भाई का हमेशा ध्यान रखना है, लेकिन अब शायद उसके परिवार में सिर्फ वही अकेली बची है। क्लारा की बातें सुनकर जैक कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। फिर वह अपनी जेब से अपने परिवार की एक फोटो निकालता है। फोटो दिखाते हुए वह कहता है कि उसका बेटा भी लगभग क्लारा के छोटे भाई की ही उम्र का है। इसके बाद वह मुस्कुराकर क्लारा से कहता है, हम दोनों जरूर घर वापस जाएंगे और तुम्हें भी तुम्हारे परिवार से मिलवाएंगे। इसी बीच दूर आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। जैसे जैसे वह पास आता है, सभी लोगों के चेहरे पर फिर से उम्मीद लौट आती है। कुछ लोग खुशी से रोने लगते हैं तो कुछ जोर जोर से हाथ हिलाकर अपनी तरफ ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। आखिरकार अमेरिकी सेना का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उनके ऊपर पहुंच जाता है। हेलीकॉप्टर में बैठे जवान सबसे पहले नीचे एक फ्लेयर छोड़ते हैं ताकि अंधेरे में भी बचने वाले लोगों की सही जगह साफ दिखाई दे सके। उनकी लोकेशन पक्की होते ही रेस्क्यू टीम तुरंत नीचे उतरकर लोगों को निकालने की तैयारी करने लगती है, लेकिन जैक और बाकी सभी लोग नीचे समुद्र की तरफ डरे हुए देख रहे थे। उन्हें साफ पता था कि पानी के अंदर चारों तरफ शार्क घूम रही हैं और वही हुआ जिसका उन्हें डर था। जैसे ही एक रेस्क्यू जवान रस्सी के सहारे पानी में उतरता है, कुछ ही सेकंड बाद एक शार्क उस पर हमला कर देती है। ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठे बाकी जवान तुरंत उसे वापस ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला जाता है, लेकिन तब तक वह बुरी तरह घायल हो चुका होता है। सबसे डराने वाली बात यह थी कि शार्क लगातार हेलीकॉप्टर के नीचे ही चक्कर लगा रही थी। ऐसे में किसी और को पानी में उतारना मतलब उसकी जान को खतरे में डालना था। मजबूरी में हेलीकॉप्टर की टीम को रेस्क्यू रोकना पड़ता है। अब समुद्र के बीच फंसे इन लोगों के लिए सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, दूर से उनकी तरफ आती हुई चीनी डीप सी फिशिंग शिप। जैक बिना देर किए एक सिग्नल फ्लेयर जलाकर जहाज की तरफ छोड़ता है ताकि उन्हें उनकी सही जगह दिखाई दे जाए। जहाज वाले फ्लेयर देख लेते हैं, लेकिन वे सीधे उनकी तरफ नहीं आ पाते। उनके सामने बड़ी मुश्किल थी। इस पूरे इलाके में पानी के नीचे बहुत सारी चट्टानें फैली हुई थीं। अगर जहाज जरा सी भी गलती करता तो वह खुद भी फंस सकता था। जैक ध्यान से चारों तरफ देखता है और तुरंत समझ जाता है कि अगर वे यहीं बैठे रहे तो समुद्र की तेज धारा उनके लाइफ राफ्ट को और दूर खुले समुद्र में ले जाएगी। इसीलिए वह सबको कहता है कि उन्हें खुद जहाज की तरफ बढ़ना होगा। लेकिन जैसे ही वह इधर उधर नजर घुमाता है, उसका दिल बैठ जाता है। क्लारा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह घबराकर उसे आवाज लगाने लगता है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। असल में हेलीकॉप्टर के रेस्क्यू के दौरान मची भगदड़ में क्लारा का संतुलन बिगड़ गया था और वह सीधे पानी में गिर गई थी। किसी तरह उसने पास में तैर रहे प्लेन के एक बड़े टूटे हुए टुकड़े को पकड़ लिया और उस पर चढ़ गई। लेकिन समुद्र की तेज धारा उस मलबे को धीरे धीरे बाकी लोगों से बहुत दूर ले जा रही थी। क्लारा डर के मारे लगातार मदद के लिए चिल्ला रही थी। जैसे ही जैक उसे देखता है, वह बिना एक पल सोचे सीधे समुद्र में छलांग लगा देता है। लाइफ राफ्ट पर बैठे सभी लोग उसकी तरफ देखते रह जाते हैं। हर किसी की सांस अटक जाती है क्योंकि उन्हें पता था कि पानी के अंदर शार्क हर जगह घूम रही हैं। उधर फिशिंग शिप पर मौजूद एक आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मुझे बचाओ, मैं अमेरिकन हूँ, पहले मुझे बचाओ। लेकिन जहाज का कप्तान उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। उसके लिए किसी की भी राष्ट्रीयता मायने नहीं रखती थी। उसकी पूरी चिंता सिर्फ जैक की थी, जो अपनी जान की परवाह किए बिना एक छोटी बच्ची को बचाने के लिए समुद्र में तैर रहा था। कुछ ही देर में कप्तान देखता है कि कई शार्क बहुत तेजी से जैक और क्लारा की तरफ बढ़ रही हैं। अच्छी बात यह होती है कि दोनों समय रहते उस तैरते हुए मलबे पर चढ़ जाते हैं। क्लारा अभी भी उम्मीद लगाए बैठी थी कि शायद उसके पापा अचानक कहीं से आ जाएंगे। उसकी आंखों में आंसू थे। जैक उसके पास बैठकर धीरे से कहता है, तुम्हारे पापा चाहते थे कि तुम हमेशा बहादुर बनो, है ना? क्लारा रोते हुए धीरे से कहती है, हाँ। तब जैक उसे एक लाइफ जैकेट पहनाता है और कहता है, इसे अच्छे से पहन लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ये कर सकती हो। इतना कहकर जैक एक बार फिर पानी में उतर जाता है। वह रस्सी पकड़कर क्लारा के मलबे को धीरे धीरे लाइफ राफ्ट की तरफ खींचने लगता है। लेकिन उसी समय कप्तान साफ देख लेता है कि शार्क फिर से दोनों की तरफ बढ़ रही हैं। अब फैसला लेने के लिए उसके पास सिर्फ कुछ सेकंड थे। शार्क को तेजी से जैक और क्लारा की तरफ आते देखकर जहाज का कप्तान बिना एक पल गंवाए फैसला ले लेता है। वह तुरंत अपने लोगों को जहाज का कार्गो वाला हिस्सा खोलने का आदेश देता है। इसके बाद वह लगातार जहाज का बड़ा हॉर्न बजाने लगता है। उसका इरादा साफ था, वह चाहता था कि शार्क का ध्यान जैक और क्लारा से हटकर जहाज की तरफ आ जाए। फिर वह कार्गो में रखी ढेर सारी मछलियां समुद्र में फेंकने का आदेश देता है। जैसे ही मछलियां पानी में गिरती हैं, शार्क उनका पीछा करने लगती हैं और जैक व क्लारा से दूर चली जाती है। कप्तान की यह तरकीब पूरी तरह काम कर जाती है और दोनों की जान बच जाती है। उधर खतरा थोड़ा कम होते ही केविन लाइफ राफ्ट पर लेटे लेटे सिगरेट पीने की कोशिश करता है। वह अपना लाइटर निकालता है
लेकिन समुद्र के पानी में भीगने की वजह से वह पूरी तरह खराब हो चुका था। वह चाहकर भी उसे जला नहीं पाता। इसी बीच फिशिंग शिप धीरे धीरे उनके बिल्कुल पास आ जाती है। जहाज के लोग एक एक करके सभी बचे हुए लोगों को सुरक्षित जहाज पर चढ़ाने लगते हैं। कई घंटों बाद पहली बार सभी को ऐसा लगता है कि शायद अब वे सच में बच जाएंगे। मौत को इतने करीब से देखने के बाद सैम अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। जैसे ही सब लोग जहाज पर सुरक्षित पहुंचते हैं, वह हिम्मत जुटाकर लीसा से अपने दिल की बात कहने की तैयारी करने लगता है। दूसरी तरफ छोटी क्लारा लगातार समुद्र की तरफ देख रही थी। उसे अब भी उम्मीद थी कि शायद उसके पापा और उसका छोटा भाई कहीं से जिंदा मिल जाएं। उसकी नजरें एक पल के लिए भी समुद्र से नहीं हट रही थीं। तभी जहाज पर मोबाइल का सिग्नल वापस आ जाता है। अचानक क्लारा को एक जरूरी बात याद आती है। वह तुरंत जैक से उसका मोबाइल मांगती है। फिर वह बताती है कि उसके छोटे भाई ने एक ऐसा स्मार्ट वॉच पहन रखा है जिसमें लोकेशन ट्रैक करने का फीचर है। अगर वह मोबाइल से उसे ढूंढे तो शायद पता चल सकता है कि उसका भाई अभी कहाँ है। जैक तुरंत अपना फोन उसे दे देता है। क्लारा कांपते हाथों से लोकेशन चेक करती है। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर सिग्नल दिखाई देता है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह लोकेशन उनसे ज्यादा दूर नहीं थी। यह देखते ही जैक तुरंत जहाज के कप्तान के पास जाता है और उससे जहाज वापस मोड़ने की गुजारिश करता है। कप्तान बिना देर किए जहाज का रुख बदल देता है। कुछ ही देर बाद उन्हें समुद्र में एक और लाइफ राफ्ट दिखाई देती है। सभी लोग जल्दी जल्दी उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जब वे उसके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उस पर सिर्फ जोई अकेली बैठी हुई है। क्लारा उसे देखते ही रो पड़ती है और बार बार अपने पापा के बारे में पूछने लगती है। तब जोई पूरी कहानी बताती है। वह कहती है कि हादसे के समय वह क्लारा के छोटे भाई के साथ प्लेन के पीछे वाले टूटे हुए हिस्से में फंस गई थी। प्लेन का वह हिस्सा पूरी तरह बंद हो गया था, इसलिए उसके अंदर हवा बची रह गई थी। उसी हवा की वजह से वे दोनों डूबने से बच गए। बाद में जोई ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बच्चे को संभाला, उसे मलबे से बाहर निकाला और किसी तरह तैरते हुए वहां से निकल आई। अगर उसने हिम्मत न दिखाई होती तो शायद वे दोनों भी जिंदा नहीं बचते। आखिर में सभी बचे हुए लोगों को सुरक्षित किनारे पहुंचा दिया जाता है। दूसरी तरफ जैक सबसे पहले अपने घर फोन करता है और अपने परिवार को बताता है कि वह जिंदा है और सुरक्षित है। उसके परिवार की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं।